अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, बलूचिस्तान एक बहुत ही बड़ा ज्वालामुखी बन चुका है, फटने को तैयार है। उससे पहले एक खबर आपके साथ शेयर करूंगा कि भारत का एक कैदी पाकिस्तान की जेल में, कराची की मलीर जेल में आत्महत्या करके अपनी जान दे देता है। अजीज़ दोस्तों, वेडनेसडे को मलीर जेल की अथॉरिटीज़ ने ये खबर बताई है कि गौरव सन ऑफ राम आनंद मलीर जेल में 2 फरवरी 2022 से रिमांड पे था। रिमांड नॉर्मली हफ्ता 2 हफ्ता, बहुत हुआ तो महीना 3 महीना हो गया। 2 फरवरी 2022 यानी तकरीबन 3 साल से ज़्यादा से ये रिमांड पे था। गौरव ने अपने आप को रस्सी से लटका के बाथरूम में अपनी जान दे दी। अजीज़ दोस्तों, कई सवाल उठते हैं। पहले तो यह है कि जेल में कैदियों को रस्सी वगैरह इस टाइप की कोई चीज़ नहीं दी जाती। इवन जो अगर किसी ने पैंट पहनी है तो उसकी पैंट का बेल्ट भी उतरवा लिया जाता है और रस्सी नहीं होती। तो ये खुदकुशी है कि होता यह है कि मैं, आपको याद होगा मैंने ये आपके बारे में बताया था कि जब मैं पोरबंदर आया था लास्ट ईयर 2023 की एंड में या 2024 की बिगिन में, 2024 की बिगिन में, तो मैं जब पोरबंदर आया था तो वहाँ पे मछुआरों का एक डेलीगेशन मुझसे मिलने आया था कि हमारे मछुआरे मछलियाँ पकड़ने जाते हैं तो समंदर में कोई बॉर्डर तो पता नहीं होती ना, तो वो लाइन क्रॉस कर जाते हैं और पाकिस्तानी उनको उठा के ले जाते हैं और कई कई लाख रुपए की कश्ती होती है वो कब्ज़ा करके वहाँ पे बेच देते हैं और कैदी बेचारे जो मछुआरे होते हैं उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है। और मुझे सही से फिगर याद नहीं, लेकिन उन्होंने लंबी चौड़ी फिगर बताई थी कि इतने कैदी हमारे जेल में हैं। अच्छा, मेरा एक रिश्तेदार मेरे चक्कर में उठा लिया था आज से 4-5 साल पहले, तो वो तकरीबन 1 साल जेल में रहा था। तो वो जब जेल से छूटा तो उसने मुझे किसी और नंबर से, किसी के और फ़ोन से व्हाट्सएप पे मुझे कॉल की थी और उसने काफ़ी डिटेल चीज़ें बताई। उसमें उसने मुझे कहा कि माँ, आप ये देखो कि आपके भारत के कितने कैदी वहाँ पे लावारिस पड़े हैं पाकिस्तान की जेलों में। और जैसे उसने कहा कि मैंने पैसे खिला के अपने लिए जेल में कुछ फैसिलिटीज़ रखी थी, वो अमीर है मेरा वो रिश्तेदार, तो मुझे एक नौकर दिया था, वो भारत का एक कैदी था, हिंदू कैदी, और वो मेरी खिदमत करता था और उनके साथ बहुत बुरा सलूक होता है, इनको टॉर्चर भी किया जाता है। और चूंकि वो हिंदू होते हैं तो दूसरे जो मुसलमान, ख़ास तौर पे जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, वो उनको मारते कूटते भी हैं। तो जहाँ तक लगता है इस कैदी को, और मैंने फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक ऑफिस बेरर को फ़ोन किया था कि इतने सारे मछुआरे कैद हैं उनको छुड़वाने के लिए, तो बोला यार ये पॉलिटिकल इशू है, इसको कोई भी छुड़वा नहीं सकता। ये कुछ लोग कुछ दो का होता है। भारत की जेलों में पाकिस्तान के भी कई कैदी हैं, तो भारत नहीं छोड़ रहा तो पाकिस्तान भी नहीं छोड़ रहा। मैंने कहा मसला ये है कि भारत की जेलों में जो पाकिस्तानी कैदी हैं वो मछुआरे नहीं हैं, वो टेररिस्ट हैं या जासूस हैं। वो इन्फिल्ट्रेशन करते हुए पकड़े जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़े जाते हैं और उनके ऊपर तो जासूसी का एक केस बनता है, उनको तो भारत नहीं छोड़ेगा ना। तो बोला हाँ यही मसला है कि ये कुछ लोग कुछ दो वाली बात हो गई है। तो भारत के कैदी बेचारे बहुत ही गंदी सूरत हाल में पाकिस्तान की जेलों में सड़ रहे हैं और यह है कि कोई इसके बारे में कोई हल नहीं लगता। मुझे लगता है ये गौरव को भी या तो किसी ने मार कूट के उसकी जान ले ली है, क्योंकि कौन उसका पोस्टमार्टम करेगा, किसको पता चलेगा कि क्या है। जेल अथॉरिटीज़ ने कह दिया ये आत्महत्या है, ख़त्म, लावारिस लाश समझ के उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, बात ख़त्म हो जाएगी। ऐसे कितने, ये तो चलो डिक्लेयर किया है, कितने तो मारे जाते हैं,
क्योंकि जो भारत के कैदी होते हैं उनका तो सही मानों में लिस्टिंग भी नहीं होती कि वो कितने कैदी हैं क्या हैं। तो ये एक खबर शेयर करनी थी। अजीज़ दोस्तों, बलूचिस्तान के हवाले से बात करते हैं। देखें, बलूचिस्तान का इशू ये एक आपके सामने रखा है कि बलूचिस्तान के रिसोर्सेज पंजाब को जा रहे हैं, लेकिन एक बलोच लीडर ने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा अब हमारे रिसोर्सेज का मसला नहीं है, अब हमारे मिसिंग पर्सन्स का मसला नहीं है, अब सीधा सीधा हमारी ईगो का मसला है, हमारी इज्जत का मसला है, हमारी आबरू का मसला है। अब हमारा वतन हमारे लिए मरने मारने का मकाम आ चुका है। और अजीज़ दोस्तों, बात दरअसल ये है कि जब किसी कौम का बच्चा बच्चा औरतें सर पे कफन बांध के निकल पड़े ना, तो फिर उसको आज़ादी दिलाने से कोई रोक नहीं सकता। ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो बुज़दिल फ़ौज है, ये फ़ौज के लोगों जैसे लोग इनको अब रोक नहीं सकते। अजीज़ दोस्तों, ये सीमी दीन बलोच हैं। इनकी कहानी ये है कि 2009 में ये स्कूल में पढ़ती थी और इसके फादर सरकारी हॉस्पिटल में सरकारी ड्यूटी पे थे, डॉक्टर दीन मोहम्मद बलूच। उनको उठा के ले गए आर्मी के लोग हॉस्पिटल से ऑन ड्यूटी। आज तक पता नहीं चला कहाँ गया वो। 16 साल से अपने वालिद के लिए सड़कों पे धक्के खा रही है ये सीमी दीन बलूच। इसको देशद्रोही करार दे दिया है, मुल्क दुश्मन करार दे दिया है। सिंध पुलिस ने अब इसको कराची में प्रोटेस्ट करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। कंट्रीज इन चीज़ों से मजबूत नहीं होते। जब बच्चे निकल पड़े, और सीमी दीन बलोच 16 साल की कंटिन्यूस स्ट्रगल के बाद भी जब मुस्कुराती हुई हथकड़ियाँ पहने पुलिस वैन में बैठी है, तो फिर आप इस कौम को हरा नहीं सकते। इस कौम का बच्चा बच्चा, औरत औरत, जवान बूढ़े, कमज़ोर ताकतवर, सब सड़कों पे हैं और सब इस बदमाश रियासत पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए हैं। आप इनके ऊपर कितना भी जुल्म कर लें, आप इनको हरा नहीं सकते। पूरी स्टेट मशीनरी इनके ऊपर यूज़ की जा रही है। देखें, जब इमरान खान का दौर था तो मरियम नवाज़ को जेल में डाला गया। पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी की बहन फरियाल तालपुर को जेल में डाला गया। उस वक्त सरदार अख्तर मेंगल ने पार्लियामेंट में स्पीच करते हुए कहा था कि कम से कम हमारे पॉलिटिक्स में औरतों की तो कुछ ख्याल करें, औरतों का तो कुछ मुकाम होना चाहिए। आप औरतों को इस तरह गिरफ्तार ले करके ले जा रहे हैं। और आज ये सूरत हाल है कि बिलावल भुट्टो की सिंध पुलिस कराची में पीसफुल प्रोटेस्टर्स को उठा के ले जाती है। सीमी दीन बलोच को इंटरनेशनल प्रेशर के ऊपर अगले दिन अदालत ने छोड़ दिया। तो वो जेल के बाहर निकल रही थी, तो इसको एमपीओ का एक प्रोविज़न लगा के 1 महीने के लिए इसको बंद कर दिया। डॉक्टर महारंग बलोच काफ़ी दिनों से बंद हैं। इनके लॉयर को इनसे नहीं मिलने दिया जाता। इनकी बहन अदालत गई कि मुझे मिलने की इजाज़त दी जाए। अदालत ने कहा आप जाएं। वो जेल के बाहर ख्वार होती रहीं, उनको नहीं मिलने दिया गया। और फिर मुश्किल से मुलाकात हुई तो उसने आके बताया कि इसका जो जेल में बैरक इसको दी गई है, उसमें बाथरूम के अंदर और बैरक के अंदर कैमरे लगाए हुए हैं। आप बताएं कि ये अपने आप को इस्लामिक कहते हैं। बाथरूम के अंदर, जाहिर है आपने इसको जब जेल में बंद किया है तो इसके पास कपड़े जो पहने हैं इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। फ़ोन तो नहीं है कि वो बाथरूम में छुप के फ़ोन पे बात कर रही होगी। आप ये सब करके क्या हासिल करना चाहते हैं? फिर इसकी बहन ने बताया कि मारंग को जो खाना दिया जाता है वो कंटेमिनेटेड है, उसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ होता है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी है।
तो आप मुझे ये बताएं कि कल को इस खाने की वजह से मारंग बलोच को कुछ हो जाता है, तो यहाँ तो हज़ारों बलोचों को इन्होंने मार दिया, लेकिन ये मारंग बलोच है, ये इस वक्त रेजिस्टेंस की एक अलामत बन गई है, एक निशान बन गई है। यहाँ पे मैं एक और बात कहूँगा, मेरे बहुत ही प्यारे मित्र हैं, मैं उनसे बहुत सीखता हूँ, रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या जी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि एक दिन ऐसा हो जहां पे डॉक्टर महारंग बलोच इज द चीफ गेस्ट एट आवर रिपब्लिक डे। As head of state of Balochistan. As head of state, we wish to welcome Dr. Maharang Baloch as chief guest on the Indian Republic Day. तब हम सोचेंगे कि हाँ, now everything has completed a full circle. That will be justice. उन्होंने अभी एक इंटरव्यू में एक बात की थी, मैं इनकी इस बात से बहुत खुश होता हूँ, लेकिन खुदारा मेरी आपसे विनती है सबसे भारतीयों से कि आप बलूचिस्तान के हेड ऑफ स्टेट का फैसला ना करें। आपको याद होगा कि आज से 2 साल पहले आप ही के भारत के एक एनजीओ ने एक यूपी में पैदा हुई कनाडा में रहने वाली कादरी डॉक्टर कौन सी थी, उसको आपने बना दिया भारत की बलूचिस्तान की प्राइम मिनिस्टर इन एग्जाइल। उसके आपने इंडिया में प्रोग्राम उस एनजीओ ने करा दिया, उसको 25-50 हज़ार डॉलर का फंड मिल गया होगा। आज आपने इस पूरी बलूचिस्तान की रेजिस्टेंस में आपने उसका कोई, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ दरअसल, अब बुढ़ापा आ गया है ना। अभी मैं पिछले महीने MQM के प्रोग्राम में कई सालों बाद गया, तो मेरे वहाँ पे 20-20 साल 15-15 साल पुराने दोस्त मिले। अब जब गले मिलते थे, आरिफ भाई इतने सालों बाद, मैं सोचता था कि यार इसका नाम क्या है, नाम याद नहीं आते थे। तो वो हैं जो कनाडा में रहती हैं, प्राइम मिनिस्टर इन एग्जाइल बलूचिस्तान, गवर्नमेंट इन एग्जाइल। तो वो कहाँ है, उनका कहीं नाम देखा है, कोई बयान देखा है? उनको कोई फॉलो ही नहीं करता, मैं तब से चीख रहा हूँ। अब आज आप डॉक्टर महारंग बलोच को प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं और हेड ऑफ स्टेट बना रहे हैं, तो ये चीज़ें ना करें, ये बलोचों का काम है। आप मदद कर सकते हैं, बिल्कुल मदद करें। बांग्लादेश की मिसाल थी, बांग्लादेश में एक लीडर था, मुजीबुर रहमान। 1970 के ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान के इलेक्शन में इसने मेजॉरिटी हासिल की थी। 320 सीटें थीं पाकिस्तान की, दोनों ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान की मिला के, उसमें 162 सीटें जीती थी मुजीबुर रहमान ने, सारी की सारी ईस्ट पाकिस्तान से। आज का बांग्लादेश, तो बंगाली यूनाइटेड थे, एक लीडरशिप डिक्लेयर्ड थी, एक लीडरशिप उनका केस लड़ रहा था। यहाँ पे बलूचिस्तान में इस वक्त ग्रास रूट पे चीज़ें चल रही हैं। जो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं वो बाहर जो प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं या इंटरनेशनल लेवल पर, उनसे राब्ते में नहीं है। वो ग्रास रूट पे अपनी जंग लड़ रहे हैं। इस वक्त लीडरशिप का बलूचिस्तान में कोई मसला ही नहीं है। एक 1947 में बलूचिस्तान के सारे कबीलों की एक यूनाइटेड लीडरशिप थी, खान ऑफ कल्लात। अंग्रेज़ों से भी वही डील करते थे जब ब्रिटिश इंडिया था। आज खान ऑफ कल्लात, मीर सुलेमान दाऊद भी अपने आप को पूरे बलूचिस्तान का लीडर नहीं कहते। सबसे बड़ा कबीला नवाब खैरबख्श मरी का मरी कबीला है, उनके बेटे हरबियार या मेहरान भी लीडरशिप का दावा नहीं कर रहे। बरामदा गुट्टी दहशत की अलामत था पाकिस्तान के लिए, वो भी नहीं कहते कि मैं पूरे बलूचिस्तान का लीडर हूँ या लीडर या प्राइम मिनिस्टर इन एग्जाइल हूँ। तो प्लीज़ आप किसी को रास्ते से ना भटकाएं। इस तरह फिर बलोचों में ये होता है कि अच्छा मारंग को भारत प्रमोट कर रहा है, मारंग को भारत मारंग को कुछ नहीं कर रहा, भारत बलोचों के लिए कुछ नहीं कर रहा। ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि कश्मीर भारत का
लीगल हिस्सा है, उसमें पाकिस्तान आतंक की होली खेलता रहा। तो अब मुझे पता नहीं, आतंक की होली गलत मुंह से निकल गया, ये एक हमारे यहाँ पाकिस्तान में कहते हैं, होली एक मुकद्दस त्यौहार है, वहां पर आतंक का गंदा खेल खेलता रहा पाकिस्तान। यहां तो बलूचिस्तान की जेन्युइन मूवमेंट है। जिस दिन उस लेवल की सपोर्ट भारत ने बलूचिस्तान में कर दी ना, सालों महीनों हफ्तों की बात नहीं रहेगी, दिनों की बात कहें आप, दिनों में बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। ऑलरेडी बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी की रिट खत्म हो चुकी है, लेकिन भारत नहीं कर रहा। ठीक है, हमें शिकवा भी नहीं है कि आफ्टर ऑल ठीक है, भारत के लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही जैसे मुझे भारत की सरकार नहीं घास डालती। मुझे वीज़ा के लिए कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है, मुझे कभी एक पैसा आपकी सरकार नहीं देती, लेकिन आप लोग तो देते हो ना। आप लोग तो सपोर्ट करते हो, मोहब्बत करते हो, मान देते हो, सम्मान देते हो। यही चीज़ बलोचों के साथ है कि पूरा भारत बलोचों के साथ खड़ा है। सरकार की अपनी मजबूरियां हैं, मसले हैं, ठीक है। तो ये इस वक्त बलूचिस्तान की सिचुएशन है। बलूचिस्तान अब इंटरनेशनलाइज हो चुका है। उससे पहले मैं ज़रा आपको ये सरदार अख्तर मेंगल साहब की बात बता दूं। अभी इन्होंने परसों ये बात की है कि हमने आर्मी के जनरलों की वर्दी को धोकर ड्राई क्लीन करके इसकी कालक को अपने मुंह पे मल के उनके लिए रेड कारपेट बिछाया है। इस आर्मी ने पाकिस्तान के हर इदारे को तबाह किया है। एक इदारा है पाकिस्तान आर्मी जिसने पूरे पाकिस्तान के तमाम इदारों को तबाह किया है। सरदार अख्तर मेंगल कहते थे कि मुझे मुंह पर काला कपड़ा डालकर एक प्राइवेट गाड़ी में बिठाया गया जहां 2 फौजी बैठे थे। मुझे मारने का टास्क एक डीआईजी को दिया गया, मगर उसने इस इलीगल ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में नैब ने मेरे घर पे छापा मारा, उस डीआईजी को नौकरी से निकाल दिया। बाद में उसी डीआईजी ने मुझे बताया कि ये लोग आपको भी मिसिंग पर्सन बनाना चाहते थे। इलीगली उठा लेते हैं, कोई रिकॉर्ड होता नहीं कि किसने कहाँ उठाया है, और फिर वो मिसिंग पर्सन की लिस्ट में उसकी लाश कहीं किसी कब्र से मिलती है। अगर वो डीआईजी रेजिस्ट ना करता तो आज अख्तर मेंगल भी मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट में होता। 50 के करीब रेंजर्स की गाड़ियाँ, उसमें एमआई का कोई ब्रिगेडियर था, कराची से था, उसका वो था, उलसान में जो था एमआई का ब्रिगेडियर वो, और डीआईजी जो पहले एक डीआईजी था उसको फौरन एक दिन पहले ट्रांसफर किया गया था। तो वो आए पूरा करके घेराव के उस फार्म हाउस का, मैं मुझे पकड़ा, हथकड़ियाँ पहना के मुँह पे कपड़ा बांध के गाड़ी में बैठा दिया। राहुल थोड़ी आगे आए तो फिर गाड़ी रुक गई। मुझे कहा आप उतरें। ठीक, मैं जब उतरा दूसरी गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी थी वो, जो मशहूर है बलूचिस्तान में जो लोगों को उठाती हैं सर्फ गाड़ियाँ, तो एक बिल्कुल फ्लीट खड़ी थी उनकी गाड़ियों की। इसमें से किसी एक में मुझे बिठाया। 2 फौजी प्लेन वर्दी में आगे बैठे हुए थे, 2 मेरे साथ आगे बैठे, और कपड़ा मेरे मुंह पे इन्होंने बांध दिया। फिर जब हम यहाँ पे पहुंचे कराची में, क्योंकि इस रोड पे आना जाना हमारा हमेशा रहता, तो अंदाजा हो गया कि आपकी ब्रिज हम क्रॉस कर रहे हैं। जब वहाँ उस जमाने में गाड़ी गुजरती थी, आपकी ब्रिज तो आवाज़ आती थी टक टक की, तो मैं समझ गया आपका ब्रिज हमें कराची की तरफ मुझे ले जा रहे हैं। आधे घंटे 40 मिनट के बाद गाड़ियाँ रुक गई। जब रुकी तो मैंने उनसे कहा भाई मैं उतरूँ? कहता नहीं जी वो पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल भरा रहा है। तो मैं समझा इतने बड़े ऑपरेशन के लिए जब वो 50 गाड़ियाँ रेंजर्स की ला सकते हैं, एक गाड़ी में टंकी में तेल नहीं डाल सकते, तो कलमा तो मैंने भर लिया। तो वो जब उतरे तो मैंने आस्ते से वो हथकड़ियाँ बांधी हुई, तो मैंने कपड़ा उतारा, तो गाड़ी के चारों तरफ ये लोग खड़े हुए थे। 18 आधे घंटे के बाद ये फिर लोग गाड़ी में बैठ के रवाना हुए, तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था गाड़ी में। तो मैंने उनसे पूछा यार सो गए हो भाई तुम लोग क्या? कहता नहीं साहब हम समझे कि आप आराम कर रहे हैं। मैंने यार मजाक हुआ, आदत जाती नहीं है, तो मैंने कहा हाँ यार इस मौके पर तो बड़ी अच्छी नींद आती होगी। तो बहरहाल फिर मुझे जब पता, ये तो मैंने खुद देखा, जो डीआईजी था तारिक जमील नाम था, जिसको ये टास्क दिया गया था कि जब उसको हम लाएंगे यहाँ पे तो हम ये शो करेंगे। इसने भागने की कोशिश की और भागते हुए इसको जो गोलियाँ मार दी गई हैं। तो उसने इनकार किया, इस पर मैं नहीं आना चाहता। तो आप देखें उस मुझे उठाया गया था 24 दिसंबर 2006। उस दौर के अखबारों में देखें कि तारिक जमील के घर पर जो रेड होती है नैब की, जब वो इनकार करता है तो उसके घर पे वो रेड की जाती है और उसको जो सर्विस से मुअत्तल किया जाता है। फिर अचानक जब मैं जेल से छूटा तो मेरी उसकी मुलाकात हो गई थी, उम्र पे मैं गया था वहाँ पे, मुझे पता चल गया था पहले कि भाई इसके एहसान है, तो मैंने उसको बुलाया आओ खाने पे। अजीज दोस्तों, सरफराज बुगटी जो बुगटी कबीले के सरदार शहीद नवाब अकबर बुगटी के ज़माने में बलूचिस्तान में कदम नहीं रख सकता था। आज चीफ मिनिस्टर बना हुआ है ना, आर्मी की गोद में बैठा हुआ, बलूचिस्तान में कदम नहीं रख सकता था। और 2006 में सरफराज बुगटी और उसका बाप एक मेजर साहब के पास गए और उनको रोते हुए कहने लगे कि
सॉरी 2006 में सरफराज बुगटी के भाई एक मेजर साहब के पास गए और उसको बोला कि सरफराज बुगटी और उनका बाप गायब है कई हफ्तों से। 2008 के इलेक्शन में भी इसको नहीं लड़ने दिया गया, लेकिन फिर उनका ब्रेन वॉश करके, जैसे एमक्यूएम वालों को उठा के लेके गए थे, मैं आपको पूरी डिटेल बता चुका हूँ कि इनका मोडस ऑपरेंडी सेम है। सरफराज बुगटी की माँ बहनों को इन्होंने रेप किया होगा, वीडियो बनाई होंगी। हो सकता है सरफराज बुगटी का अपना रेप किया गया हो, कई फौजी चढ़ा देते हैं कि चल भाई, और वीडियो बना ली हो। अब सरफराज बुगटी एक कुत्ते की तरह, वफादार कुत्ते की तरह दुम हिलाता हुआ आर्मी के पीछे चल रहा है। ये है इनका बलूचिस्तान। अजीज दोस्तों, अब पाकिस्तान की मत मारी गई है कि अब पाकिस्तान कह रहा है कि MI6 एजेंसी जो है वो पाकिस्तान में ये सब चीज़ें करवा रही है। पूरी डिटेल दी है और उसमें बरामदाद बुगटी, मेहरान बलोच, हरबियार मरी, मंजूर पश्तीन, मोहसिन दावड़, अली वज़ीर, बशीर ज़ेब, मतलब जितने नाम इस वक्त रेजिस्टेंस के हैं वो सब मौजूद हैं। फिर इंटरनेशनल जो अमेरिका में बैठे हैं जर्नलिस्ट, जिब्रान है, वजाहत है, मुइद है, शहबाज गिल है, शाहीन सेबाई है, अहमद नूरानी है, इंग्लैंड में जुल्फी बुखारी है, मेजर आदिल जो है रिटायर्ड, इमरान रियाज है, शहजाद अकबर है, इन सब के नाम जो PTI के हैं ज़्यादातर। और इस तरह इन सब का नाम दिया गया है कि ये लोग हैं जो कि MI6 ने हायर किया हुआ है। MI6 ब्रिटिश ISI जैसी है, रॉ जैसी एजेंसी है। उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि ये BYC, BLF, ब्रास, BLA इन सब को चला रही है। इनका हो गया दिमाग ख़राब। सीमीदीन बलोच, मारंग बलोच और मामा कदीर का नाम भी है। पाकिस्तान इस वक्त बौखला गया है। ये अभी राइट नाउ कुछ मिनटों पहले यूनाइटेड नेशंस स्पेशल रापोर्टर ह्यूमन राइट्स डिफेंडर, स्पेशल रापोर्टर ऑन ह्यूमन राइट्स डिफेंडर मैरी लॉलर, यूनाइटेड नेशंस स्पेशल रापोर्टर, उन्होंने अभी प्रेस रिलीज इशू की है कि पाकिस्तान को बलोच ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स, मारंग बलोच, समी बलोच समेत सारे लोगों को फ़ौरन छोड़ देना चाहिए। ये पीसफुल ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं, इनका राइट है प्रोटेस्ट करना। एक इंटरनेशनली इस वक्त पूरी एक लहर चल पड़ी है। इवन मैं हैरान हूँ कि इस वक्त इंटरनेशनल लेफ्ट इकोसिस्टम भी सपोर्ट कर रहा है। जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट्स वॉच है, ग्रीटा थुनबर्ग है। एक लहर इंटरनेशनल लेवल पे बलूचिस्तान की उठी है। ऐसे ही नहीं उठती। बलोचों का कत्लेआम तो पिछले 70 सालों से और 2005 से तो लगातार है। जब से शहीद अकबर बुगटी को शहीद किया गया था, 20 साल से तो बलोचों के ऊपर एक कयामत है। तो अचानक की आवाज़ तो अचानक नहीं होता। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया कि लोग कहते हैं कि आप यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनलाइज करना पड़ता है, लॉबिंग करनी पड़ती है। जब आप शोर मचाते हैं तो दुनिया सुनती है। आप नहीं शोर मचाएंगे, दुनिया को पता ही नहीं चलेगा। आपके यहाँ लाशों के अंबार लगे हुए हैं बलूचिस्तान में, कोई किसी ने कोई ध्यान नहीं देना जब तक कि आप शोर नहीं मचाओगे। तो बलोच लगातार लगे हुए हैं। बलोच ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, बलोच अमेरिकन काउंसिल है डॉक्टर ताराचंद की, बलोच ह्यूमन राइट्स काउंसिल है डॉक्टर नसीर दश्ती की, खान उकल्लात हैं, मेहरान मरी हैं, हरबियार मरी हैं, बरामदाग बुगटी हैं, BNM है, बलोचिस्तान नेशनल मूवमेंट के डॉक्टर नसीम बलोच हैं। ऐसे बलोच मुसलसल दुनिया में एक आवाज़ उठा रहे हैं, तो आज दुनिया उनकी आवाज़ सुन रही है। इसीलिए मैं अपने काम को अच्छी तरह जानता हूँ। 31 साल में आपने क्या हासिल किया? 31 साल में यह हासिल किया कि दुनिया को आज हमारे इश्यूज़ का पता है और कहीं ना कहीं चीज़ें सेटल होंगी तो हमारा इशू दबा हुआ नहीं होगा। चाहे वो सिंध का इशू है, पख्तून इशू है, बलोच इशू है, पाकिस्तान के रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का इशू है, प्रेशर आता है। पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क है, एक
मोहताज मुल्क है, उसको इंटरनेशनल मदद के बगैर वो चल नहीं सकता। और फिर जब इंटरनेशनल मदद जैसे यूरोपियन यूनियन से GST प्लस का स्टेटस लेना है या FATF का मसला होता है और ये सब, तो हमारी ये लॉबिंग काम आती है। तो अजीज़ दोस्तों, बलोच इशू इस वक्त टॉप पे जा रहा है। एक कॉन्फ्रेंस हो रही है कल, यानी आज जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, अभी मैं रात को लेट नाइट वीडियो बना रहा हूँ, सुबह ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। अगेन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थी, मैंने सोचा कि मैं भी जिनीवा चला जाऊँ, सुबह चला जाऊँ, शाम को वापस आ जाऊँ। यहाँ से 1 घंटा 40 मिनट की जाने की फ़्लाइट है, 1 घंटा 40 मिनट आने की, लेकिन मैंने टिकट देखी तो 550 पाउंड की, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आपको टिकट नहीं मिलती। तो मेरी तो थी नहीं, तो मैंने फिर कैंसिल कर दिया प्रोग्राम, वरना मैं भी इस कॉन्फ्रेंस में जाने वाला था। ये ऑक्यूपाइड नेशंस एंड एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ रिसोर्सेज, एक्सपोजिंग पाकिस्तान ऑपरेशन एंड चाइनाज रोल इन बलूचिस्तान। विलियम मार्क्स ऑथर जर्नलिस्ट बोलेंगे इसमें। एलेनोरा मैंगोली, वाइस प्रेसिडेंट इटालियन फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स। जॉन मैकडोनल्ड, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर। डॉक्टर नसीर दश्ती, ऑथर एंड हिस्टोरियन, चेयरमैन बलोच ह्यूमन राइट्स काउंसिल। साजिद आलम, पश्तून राइट्स एडवोकेट, PTM लीडर। डॉक्टर लाखू लुहाना, सेक्रेटरी जनरल वर्ल्ड सिल्क कांग्रेस। डॉक्टर नसीम बलोच, चेयरमैन बलोचिस्तान नेशनल मूवमेंट। इमरान खान की ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर डॉक्टर शिरीन मजारी की बेटी ईमान मजारी, एडवोकेट एंड ह्यूमन राइट्स लॉयर। रीड ब्रोडी, कमिश्नर इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट। मीर मोहम्मद अली तालपुर, वेटरन बलोच एक्टिविस्ट एंड कॉलमनिस्ट। डॉक्टर आयशा सिद्दीका, ऑथर एंड पॉलिटिकल साइंटिस्ट, जिन्होंने किताब लिखी थी पाकिस्तान की मिलिट्री इनकॉर्पोरेट। अजीज दोस्तों, इंटरनेशनलाइज हो चुका है बलोचिस्तान इशू। भारत शायद यही कह रहा है कि भारत की सरकार शायद यही सोच रही है कि ये लोग अपनी आज़ादी खुद हासिल कर लेंगे, हमें क्या ज़रूरत है कि हम बीच में कूदें। ठीक है, लेट्स सी, होपफुली कल को आज़ाद हो जाएगा बलूचिस्तान। तो जैसे डॉक्टर मेजर गौरव आर्या साहब ने कहा, जो भी बलूचिस्तान का हेड ऑफ स्टेट होगा वो भारत में जाएगा। हाँ, मैं ये कह दूं कि भारत से बलूचिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे होंगे, आज़ाद बलूचिस्तान के। और पाकिस्तान का अब फैसला होना लाजमी है। बांग्लादेश में जब औरतों के कपड़ों को हाथ लगाया था, औरतों का रेप किया गया था, बांग्लादेश की आज़ादी लाजमी थी। आज बलोच औरतों के साथ भी यही हो रहा है, आज भी लाजमी है। मैंने जब ये पिक्चर ट्विटर पे लगाई तो एक पाकिस्तानी कुत्ते का बच्चा नीचे लिख के कहता है ये बलूचिस्तान नहीं सिंध है। तो भाई साहब, सिंध में भी बलोच बहुत हैं, लाखों की तादाद में, और ये कराची में प्रोटेस्ट कर रही थी बलोच औरतें, इनके साथ हो रहा है। सिंध में है तो क्या हुआ, है तो बलोचों का प्रोटेस्ट। तो अजीज दोस्तों, ये सारी सिचुएशन है। आप सबका आभारी हूँ कि आप इतनी मोहब्बत करते हैं। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।